This is Rani Sharma and today we are going to discuss about CTET पेपर 2 पार्ट 1 CDP। तो आज हम CTET का पेपर 2 के आंसर की आ चुकी है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितना ठीक किया और कितना मार्क्स हमने गेन किया है इसके पार्ट 1 में CDP में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, यानी कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन है इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। और सेकंड ऑप्शन है इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो यहाँ आंसर की में जो करेक्ट आंसर था सेकंड ऑप्शन इज अ मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। तो यहाँ मैं आंसर की बता दे रही हूँ, उसके बाद में फिर वीडियो डिटेल में बनाएंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है द एरिया between a child current level of independent performance by the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers, यानी कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। हमने पढ़ा था निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई बच्चा है, इसमें वही कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान स्तर बच्चा है कोई, वो यहाँ तक खुद से सीख सकता है कोई चीज़, लेकिन उसे यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक तो उसको खुद सीख सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बीच में किसी ने हेल्प कर रहा है। कोई भी वयस्क हो सकता है, वो टीचर, पेरेंट्स या साथी, उससे मतलब नॉलेज में ज़्यादा आना चाहिए, उसको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। मोर नॉलेजेबल अदर जिसे कहते हैं हम, MKO, वो। तो यहाँ विकास का क्षेत्र पूछा है, तो क्षेत्र वह स्थान है या वह स्थान है जहाँ तक बच्चा किसी की सहायता से पहुँच सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त यानी जो लास्ट स्टेज है पियाजे के अनुसार, फॉर्मल स्टेज जिसे कहते हैं। पियाजे की अवस्थाएं हमें याद करने में यदि प्रॉब्लम होती है तो हम इनको SPCF शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। SPCF यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल, इस तरह से हम इनकी अवस्थाओं को याद कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है कि आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। किस अवस्था में? जो लास्ट स्टेज है जीन पियाजे की, उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव्स दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम एंश्योर पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटल ऑर्डर्स। तो यहाँ लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक रूप से सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो ये अवस्था है सेकंड ऑप्शन, यानी कि द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉसिबिलिटीज एज पर हार्वर्ड गार्डन्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी हार्वर्ड गार्डन की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो सभी जानते हैं हार्वर्ड गार्डन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी है, उसमें उन्होंने बुद्धि 9 प्रकार की बताई है। तो यहाँ आपको बताना है कि स्थानिक में कौन सी स्थानिक बुद्धि किस होती है, मनोवैज्ञानिक में, तो ये गलत है, स्थानिक मनोवैज्ञानिक में नहीं होती है। अंतरावैयक्तिक विक्रेता में, ये भी गलत है। भाषिक मूर्तिकार में, ये भी गलत है। तो यहाँ जो 4th ऑप्शन है बॉडली कानेस्थेटिक एथलीट में, तो ये करेक्ट आंसर है। शारीरिक गति संवेदना होती है खिलाड़ी में। यहाँ पे आपको सर्जन भी दे सकता था खिलाड़ी की जगह लिख के, तब भी ये करेक्ट आंसर होता। तो ये इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ यही करेक्ट ऑप्शन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन यहीं यदि जीन पियाजे लिखा होता तो ये गलत हो जाता, वो भाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। फर्स्ट ऑप्शन है इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल इन चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी कि बच्चे के अधिगम में सहायक नहीं है। तो ये गलत है, बच्चे के अधिगम में सहायक है। सेकंड ऑप्शन है क्रिएट्स अ हिंडरेंस, तो ये भी गलत है, कभी भी असेसमेंट बाधा उत्पन्न नहीं करता है, रुकावट नहीं करता है। इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई लो एंड, तो ये भी गलत चीज़ है कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, ऐसी चीज़ें असेसमेंट नहीं करता है, असेसमेंट का उद्देश्य ये नहीं होता है। तो यहाँ जिसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th ऑप्शन है कि इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सिंस इट गिव्स insights into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रोडनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्स इज, यानी कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग द सेक्सेस, यानी कि लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। या सेकेंड ऑप्शन है टू रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग्स, यानी कि एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। तो ये सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन कि फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन, यानी कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना जिसमें लड़का लड़की दोनों हों और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ इसका 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर्स, यानी कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए किस तरह से। एन असेट एंड रिसोर्स, यानी कि एक गुण और साधन, तो या हिंड्रेंस। तो कभी भी बहुभाषिता हिंड्रेंस नहीं होती है, ना ही प्रॉब्लम होती है, ना ही सिस्टमिक इशू होता है, बल्कि यही एक
एन असेट एंड रिसोर्स है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच, यानी कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अ टीचर यूज द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। और सेकंड ऑप्शन है द टीचर सेग्रीगेट्स द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज़, यानी कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो ये भी नहीं है, जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा है वहाँ ऐसा नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है द टीचर यूजेज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो ना तो पनिशमेंट ना रिवार्ड यूज़ नहीं करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस, यानी कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ऐसी कक्षा को हम बाल केंद्रित कक्षा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू विच थियरिस्ट कल्चरल टूल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जहाँ भी संस्कृति समाज की बात आ जाए वहाँ आपको जीन लेब वाइगोत्स्की का ध्यान रखना है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है प्याजी में। ये लेब वाइगोत्स्की ने थियरी दी थी, तो समाज और संस्कृति के बारे में वाइगोत्स्की ही बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Which of the following is not a suitable learning material for students who are partially sighted, यानी कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, यानी जिन बच्चों को देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए क्या चीज़ सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज प्रिंटेड बुक्स, तो ये तो सही है। जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए यदि बड़ी बड़ी अक्षरों वाली बुक होगी तो ये तो उनके लिए सही है। और सेकेंड ऑप्शन है 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, तो ये भी सही है, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। और फोर्थ ऑप्शन है टॉकिंग बुक्स, फेल्ट बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बोलती पुस्तकें, तो ये भी सही है, या स्पर्शी सूचना पट। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है कि स्मॉल प्रिंटेड वर्कशीट, तो ये सही नहीं है। जिनको देखने में प्रॉब्लम है यदि उनको आप छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट देंगे तो ये देखने में उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये गलत है। इसलिए यही करेक्ट आंसर है आंसर शीट में भी। क्वेश्चन नंबर 13 है द अंडरलाइंग बिलीव्स बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज, यानी समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो जहाँ सेग्रीगेशन वर्ड आ गया वहाँ हम उसको देखते ही काट देते हैं क्योंकि ये गलत है, निगेटिव वर्ड है। और सेकंड ऑप्शन है डायग्नोस्टिक लेवलिंग। अब डायग्नोस्टिक देख के आप सोचें पॉजिटिव है, लेकिन लेवलिंग आ गई तो ये भी निगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों कट गए। थर्ड ऑप्शन है प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकेप्स, यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशेष, तो ये भी गलत है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही क्या जब हैंडीकेप्ड बच्चों को अलग रखना है, तो यहाँ इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है कि दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, ठीक है, नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यहाँ इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाय, यानी कि प्रतिभाशाली
और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है। तो यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम, यानी कि बच्चों को जो प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है, उनको चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप दिए जाने चाहिए। बाकी गिविंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब है सिकुड़ती हुई, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं करना है। यदि यहाँ पे कन्वर्जेंट की जगह डाइवर्जेंट हो जाता तो ठीक था। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिल्ड्रंस विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं है, जिनको पढ़ने में समस्या है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर हम ये नहीं पहचान सकते। सेकेंड ऑप्शन है अ थोरो फिजिकल हेल्थ चेकअप, यानी कि पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो ऐसा भी नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। जब भी कोई बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है तो ये पता कैसे चलता है, तो उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। उनकी बुक देखते हैं तो उनकी रीडिंग राइटिंग से हमें पता चलता है कि उनको पढ़ने में या लिखने में समस्या है और किस तरह की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, यानी कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। तो ये तो सही है, पॉजिटिव है, लेकिन नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ इसका जो सेकंड ऑप्शन है आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ स्कूल सो दैट द टीचर डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम, यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना। ये कोई हल नहीं हुआ, इसलिए यही इसका आंसर है, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग, यानी कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंसेस ऑन, यानी कि का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, यानी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है, मन उसका नहीं लग रहा है, तो वो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन है टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड, यानी कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशन एंड मोटिवेशन, यानी विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। या सेकंड ऑप्शन है कैटेगराइज्ड एंड लेवल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, तो ये तो गलत है। थर्ड ऑप्शन है यानी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना, इसलिए ये नेगेटिव है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है प्रमोट डायलॉग्स एंड डिस्कशन अमंग चिल्ड्रंस टू बिल्ड मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहु परिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या है, कक्षा में जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा इसमें दो ऑप्शन है, एक मिनट, 1 और 3 दोनों ही सही है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और परिणामों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, ये भी सही है। और थर्ड जो है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित, ये भी सही है। बाकी ये तो गलत है कि विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर लेवल नहीं करना है, ये गलत है। और ना ही कक्षा में विविधता की उपेक्षा करनी है, ठीक है। तो ये दो गलत हैं, ए और 1 एंड 3 करेक्ट है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव, यानी कि जटिल और सक्रिय, यही करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, सरल और लीनियर, तो ऐसा नहीं है, सरल और व्यक्तिगत ये तो है नहीं, तो इसलिए ये तीनों। जटिल और निष्क्रिय, निष्क्रिय तो होती ही नहीं है, अधिगम कभी निष्क्रिय नहीं होता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषी विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंड, करेक्ट आंसर है। टालना नहीं चाहिए, यानी डिसमिस नहीं करना चाहिए, ना ही उपेक्षित करना चाहिए, यानी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ना ही नेग्लेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन डैश 1, यानी कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय, यानी किस तरह का वातावरण बनाया जाना चाहिए, किस तरह का नहीं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव, यानी कि सहयोगिक बनाना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, प्रतिस्पर्धिक नहीं बनाना चाहिए, सहयोगिक बनाना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही कोलैबोरेटिव और कॉम्पिटिटिव, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, कि जब भी बच्चे कोई नई चीज़ सीख रहे हों तो उन्हें पाड़ा उपलब्ध कराना, यानी सहायता देना, हेल्प करना, जब कोई नया कौशल सीख रहे हों तब, ठीक है। बाकी ऑप्शन एम्फसाइजिंग ऑन कॉम्प्लेक्शन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, यानी कि सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, तो ये गलत है, सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कार्य पूर्ण करने के। थर्ड है गिविंग टास्क दैट आर वेरी इजी, यानी वे कार्य देना जो बहुत सरल है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, आसान काम दे दो फिर क्या मतलब। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अवसर उत्पन्न कराना, तो ये भी नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट, यानी बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन थियोरीज, तो वो बच्चे अपना थ्योरीज थोड़ी ना करते हैं, यानी बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना नहीं करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यदि यहाँ सिद्धांतों की जगह कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज होता तो यहाँ करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो ओके ये सिद्धांत, ये तो सही है, यहाँ नहीं पूछा है ना, तो सिद्धांत लिख दिया है, लेकिन हाँ सही, ये तो सही ऑप्शन है, इसलिए ये नहीं है, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं या सिद्धांत कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट, तो ये गलत है, यहाँ नॉट पूछा है इसलिए ये गलत है कि बच्चे
प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। तो ये गलत है, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। प्याजे कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपने सिद्धांत खुद बनाते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी थर्ड भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस। तो ये भी करेक्ट आंसर है कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी छानबीन की लालसा होती है। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रन आर बोर्न विथ क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो ये भी सही है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं बच्चे जन्म से ही। तो इसका ये जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 24 है चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल यानी बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड आर नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, यानी कि प्रस्तावित करता है कि बच्चे वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है indicates that school has not been able to cater the needs and interests of these children। यहाँ इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है कि बच्चे जब असफल होते हैं इसका मतलब निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, यानी समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है। तो आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट्स प्रोसेस एंड शिफ्ट टू अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटी, यानी कि जब बच्चे एक दूसरे से पढ़ने में सहायता करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप करते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन अ डैश क्लासरूम टीचर एडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी कि एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन प्रोग्रेसिव क्लास। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा होगी ऐसी कक्षा जहाँ शिक्षक छात्र की जरूरत के अनुसार अपने शिक्षण शास्त्र को बदल देती है, शिक्षण विधियों को जिस छात्र की जैसी जरूरत है उसके अनुसार उन्हें पूरा करती है। और क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, यानी कि विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये गलत है कि संसार के सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय से होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे तो 10 महीने में चलना सीख जाते हैं, कुछ 1 साल में, 1.5 साल में, इसलिए एक ही क्रम में। ये गलत आंसर है ये ऑप्शन। और विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित ऐसा भी नहीं है, समूह की अवस्थाओं में पुनर्निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, ऐसा नहीं है, वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फोर्थ ऑप्शन है विकास एक सरल और एक दिशी, ऐसा भी नहीं है। तो ये इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। विकास एक दिशी नहीं होता है और ना ही सरल होता है, बल्कि जटिल है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क। तो इसका जो निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का जो मुख्य प्रमाण चिन्ह है वह है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय
द्वितीयक कारक है। इज़ अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, यानी कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, और यदि परिवार होता तो वो प्राथमिक हो जाता, इसलिए यहाँ इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट्स प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ये कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चे सोचते हैं बड़ों के बराबर ही, बस उनका टाइप अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।